हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 7 जुलाई को दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। द हिंदू से आर्टिकल लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द न्यू बैटल चैलेंज ऑफ पाकिस्तान चाइना कोल्यूजन। रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें ओपनली चाइना ने जो सपोर्ट किया है उसके बारे में बात करेंगे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या इंडिया को चेंजेस करने की ज़रूरत है अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, वो सारे एस्पेक्ट पर डिस्कस करेंगे और एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है कि खेलो भारत नीति एज अ बैकन फॉर इंडिया फुटबॉल। खेलो भारत नीति अभी रिसेंटली अप्रूव की गई है जुलाई में। तो ये नीति पर आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। जनरल स्पोर्ट्स के लिए बात करेंगे, स्पेशली फुटबॉल के लिए ये आर्टिकल आया हुआ है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी डिस्क्रिप्शन में। मोर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे, जहाँ आपको न्यूज़पेपर सवेरे अवेलेबल हो जाता है। आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द न्यू बैटल चैलेंज ऑफ चाइना पाकिस्तान कोल्यूशन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इंटरव्यू के लिए जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के लिए, और क्या चेंजेस आए हैं चाइना की रणनीति पे, स्ट्रेटजी पे, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की जाएगी। मेंस में जो आपको सवाल पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कॉलिसिव डायनामिक्स बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान फंडामेंटली altered इंडिया स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, डिस्कस इन लाइट ऑफ recent मिलिट्री डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर। सो रिसेंटली जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में हमने कोलूजन देखा है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट है, इंडिया का जो स्ट्रेटजिक थिंकिंग है, उस पर काफ़ी असर डालता है। क्या असर डालता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। On 4th July, Deputy Chief of Army Staff Lieutenant General Rahul R. Singh confirmed an important aspect of China-Pakistan nexus that has been discussed in a strategic community since the 4-day military hostilities with Pakistan during Operation Sindoor, May 7 to May 10. So recently जो हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं राहुल सिंह, उन्होंने कंफर्म किया है कि चाइना और पाकिस्तान का बहुत इम्पॉर्टेंट नेक्सस हमें देखने को मिला ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कब? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इंडिया ने यहाँ से मिसाइल थ्रो की, वहाँ से मिसाइल्स आ रही थी, है ना। तो हम देख रहे थे कि दोनों तरफ से मिसाइल आ रही हैं। इसमें चाइना के रोल के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। In India and Pakistan military confrontation of 65 and 71, even during the Kargil war in 1999, China was a background player. Almost neutrality इन्होंने मेंटेन की, बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत सपोर्ट करता रहा है जितनी भी पहले वॉर हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ऑफरिंग डिप्लोमेटिक बैकिंग एंड टोकन मिलिट्री गेस्चर ऑन पाकिस्तान बिहाफ विदाउट एंगेजिंग डायरेक्टली इन हॉस्टिलिटी। सो अभी तक के हमने देखा कि डायरेक्टली एंगेजमेंट इनका हॉस्टिलिटी में बिल्कुल भी नहीं रहा है। थोड़ी बहुत डिप्लोमेटिक बैकिंग कर देते थे, है ना, टोकन मिलिट्री गेस्चर दे देते थे, एक आध प्लेन दे दिया एंड ऑल, इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। थोड़ा फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अभी हम इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा है कि काफ़ी चेंजेस हुए हैं चाइना की थिंकिंग में। दिस टाइम हाउएवर चाइना पोस्चर वॉज डिस्टिंक्टली मोर लेयर्ड एंड कोलिसिव, लेवरेजिंग इट्स मल्टी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, sophisticated intelligence surveillance reconnaissance capability, practice interoperability, and geostrategic assets to reinforce Pakistan war effort without openly crossing red lines. This represents a major progression in China traditional strategy of building up Pakistan strategic and conventional capabilities through open and covert help to counter India and keep it off balance. So चाइना की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें काफ़ी चेंज आया है, और चाइना का जो पोस्चर है वो आप देख सकते हैं कि वो और ज़्यादा मल्टी लेयर्ड सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। पहले
कोवर्टली हेल्प किया करते थे, मतलब क्लोजली, है ना, बिहाइंड द डोर्स मदद किया करते थे टू काउंटर इंडिया। अब ओवरटली कर रहे हैं, ओपनली बिल्कुल साथ में मिलकर आ गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ रहे हैं। बस ये है कि चाइना बैटलफील्ड पे नहीं उतरा है, लेकिन चाइना वो हर चीज़ कर रहा है जो कि वो अगर खुद बैटलफील्ड में होता तो कर रहा होता। अब मल्टी लेयर सपोर्ट कैसे कर रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं पाकिस्तान को, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। जैसे कि J-10C जो फाइटर प्लेन है, जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड फाइटर प्लेन है, वो इस ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा, ये मेड इन चाइना है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, ये भी किसके द्वारा दिया गया है, चाइना के द्वारा। अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी वॉर को प्रोलॉन्ग करने के लिए आपको डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया का तो इंडिजिनस भी है, प्लस इंडिया ने बाहर से भी प्रोक्योर किया है, जैसे कि इसराइल से, लेकिन इंडिया का जो इंडिजिनस सिस्टम है वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, जो कि इस बार हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि पाकिस्तान का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो अच्छा होगा, और वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वो मेड इन चाइना है। चाइना के ओवरऑल जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर में देखने के लिए मिले कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं। हालांकि इंडिया ने न्यूट्रलाइज ज़रूर किया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग सफल ज़रूर हुए, पर स्टिल एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला पाकिस्तान की तरफ से। सो एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट, हार्डवेयर, ये सब प्रोवाइड कर रहा है चाइना ओपनली, पहले भी करता था पर इतना ज़्यादा नहीं। दूसरा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो क्या है, सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकन्सिनेंस कैपेबिलिटी। अब कोई भी वॉरफेयर में तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इन्फॉर्मेशन। मिसाइल छोड़ोगे कहाँ, सिविलियंस पे तो नहीं मार सकते। जो मिलिट्री एसेट्स होते हैं, जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स होते हैं, उसकी जब तक आपके पास लोकेशन नहीं है तब तक क्या आप इतना आसानी से हरा नहीं सकते। अगर मैंने पाकिस्तान के जो इम्पॉर्टेंट एयर बेसेस हैं उसकी लोकेशन मिल गई, उसे उड़ा दिया, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और वो इन्फॉर्मेशन चाइना प्रोवाइड कर रहा था, प्लस ऐसे इक्विपमेंट दे रहा था। रिकन्सिनेंस मतलब स्पाइंग होता है, एस्पिनेज होता है, तो ऐसे इक्विपमेंट जिसके थ्रू एस्पिनेज किया जा सकता है ये भी चाइना प्रोवाइड कर रहा था। ये एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, ड्रोन भी हो सकते हैं, रडार भी हो सकते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें चाइना के द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी। इसके बिना कोई भी वॉरफेयर आप नहीं जीत सकते। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, बीडो सैटेलाइट सिस्टम फॉर मिसाइल गाइडेंस। ठीक है, तो जो पाकिस्तान की जो मिसाइल थी PL-15, वो कौन सा नेविगेशन यूज़ कर रही थी, बीडो सैटेलाइट। इंडिया कौन सा नेविगेशन यूज़ कर रही थी, नाविक, जो हमने इंडिजिनसली डेवलप किया है। कारगिल वॉर के समय में जो GPS है उसको यूज़ करने के लिए मना कर दिया था US ने। उसी के बाद इंडिया ने सोच लिया था कि भाई हमें अपना इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम चाहिए, क्योंकि वॉर टाइम पे कोई भी कंट्री अपना जो नेविगेशन सिस्टम है वो देने से हमें मना कर सकती है। यहाँ पर चाइना का जो सिस्टम था उसे इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो साइबर वॉरफेयर टेक्निक्स थी वो भी शेयर की गई, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। किसको शेयर की गई, पाकिस्तान को की गई। तो ये सब सारी चीज़ें की गई है, ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो पहले भी था, और अब ओपनली डिप्लोमेटिक सपोर्ट देखने के लिए मिला है। सबसे पहले तो चाइना रिफ्रेन फ्रॉम कंडेमिंग द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, है ना। 22 जुलाई तक तो अटैक कंडेम किया ही नहीं गया था। उसके बाद टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है इंडिया के जो NSA हैं अजीत डोभाल और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर वांग यी के बीच में, तब जाके तो वो कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं। उसके बाद अगर चाइना का रिस्पांस देखें तो सेम रिस्पांस है, बिल्कुल सेम जैसे कि पाकिस्तान का था, कि भाई आप क्विक एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लो, पहलगाम अटैक किसने कराया है, हम लोग तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चाइना भी यही कह रहा था कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसे अकाउंटेबल किया जाए। इंडिया बोल रहा था कि हम इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, पाकिस्तान अब हद पार कर रहा है और उसे जवाब देना ज़रूरी है। इसके बाद जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो 7 मई की जो स्ट्राइक थी उसे चाइना की जो फॉरेन ऑफिस स्पोक पर्सन है उन्होंने रिग्रेटेबल बताया कि भाई ये तो बहुत ही गलत हुआ है, उसको तुरंत कंडेम कर दिया गया। लेकिन जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसे कंडेम नहीं किए। इंडिया ने कोई भी पॉलिटिकल लेवल कांटेक्ट नहीं किया चाइना से ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। बाकी सारी कंट्री से डिप्लोमेटिक आउटरीच होते रही है, लेकिन चाइना से किसी भी तरीके की बात नहीं हुई है। कहीं ना कहीं एकदम क्लियर है कि जो चाइना है उसका जो अनहेल्पफुल स्टांस था वो क्लियर हो गया था कि वो ओपनली सपोर्ट कर रहा है, इवन इस वॉर में पाकिस्तान के साथ बिल्कुल साथ में खड़ा हुआ है। द चाइनीज मीडिया प्लेयर्स वेरी एक्टिव रोल इन शेपिंग परसेप्शन, स्टेट एफिलेटेड प्लेटफॉर्म एम्पलीफाइड पाकिस्तान प्रोपेगेंडा विच इंक्लूडेड एग्जैजरेटेड क्लेम्स अबाउट द लॉस ऑफ इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट। Social media commentator aligned with Pakistan Army inter-service public relation fuel psychological warfare efforts. So
अगर आप चाइनीज़ मीडिया की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का प्रोपोगंडा नैरेटिव है वही चला रहे थे। इंडिया के इतने फाइटर मार दिए, इंडिया के उतने फाइटर मार दिए, ये सारी चीज़ें हो रही थी। सोशल मीडिया कमेंटेटर भी एकदम दोनों मिलकर अलाय बनकर इंडिया पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इंडिया हारा भी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी जीत हुई है, लेकिन नरेटिव सेट करने में और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहीं ना कहीं इंडिया पीछे रहा है, और उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो किसका था? चाइना का ही था। ठीक है, जो फेक न्यूज़ है वो सब स्प्रेड करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। चाइना मिलिट्री कोलिजन हाउएवर वेंट बियॉन्ड डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट एंड प्रोपोगंडा, है ना। तो चाइना का जो मिलिट्री कोलिजन है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट और प्रोपोगंडा तक नहीं था। The less likely scenario of two-front war, with China and Pakistan launching simultaneously military operation against India, has distinctly metamorphosed into more imminent challenge of one front reinforced war, where a conflict with Pakistan can now openly involve China. ठीक, तो जो चेंज आया है वो ये आया है कि पहले हमें चिंता रहती थी टू फ्रंट वॉर की। टू फ्रंट वॉर कहाँ से आएगा? एक तरफ से पाकिस्तान अटैक करेगा और दूसरे साइड से चाइना अटैक करेगा। तो इसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। चाइना डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा ऐसा हमें देखने को मिल रहा है ना। वो थोड़ा बहुत आ जाता है अपना बॉर्डर पे और थोड़ा बहुत बोलता है ये ज़मीन मेरी है, इस तरह का कन्फ्लिक्ट कर सकता है, ओपनली वॉरफेयर नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं जो टू फ्रंट वॉर की हम बात करते हैं वो चेंज होकर नरेटिव अब ये हो गया कि अगर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें ओपनली चाइना सपोर्ट करेगा, जिसे वन फ्रंट रेनफोर्स्ड वॉर कहा गया है। अब एक ही साइड से वॉर होगी, लेकिन चाइना पूरे तरीके से इसी साइड से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होगा। बस ग्राउंड पर चाइनीज़ मिलिट्री नहीं आएगी, बाकी हर तरीके से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कंक्लूजन्स हैं, इस पर्टिकुलर जो चीज़ें हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो हमें चेंज देखने को मिल रहा है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, उसके कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, the significant role of Chinese hardware, ISR, and battlefield advisory input have radically complicated India deterrence framework. China ability to provide real-time support without overt military engagement allow it to play a long strategic game. It can test India red lines while avoiding direct escalation. So सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो क्या है? चाइना का सिग्निफिकेंट रोल, स्पेशली जो मल्टी लेयर रोल की बात करते हैं, हार्डवेयर देने में या फिर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में, बैटलफील्ड इनपुट्स प्रोवाइड करने में, इसमें जो इंडिया का ओवरऑल जो डिटरेंस फ्रेमवर्क है, डिटरेंस मतलब इंडिया डिटर कर सकता है, रजिस्ट कर सकता है, वो फ्रेमवर्क बदल जाएगा। और इंडिया जो स्ट्राइक कर रहा है उसका भी एक तरीके से फ्रेमवर्क को चेंज करना पड़ेगा कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि अब हम सिर्फ एक कंट्री से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अब हम चाइना से भी लड़ रहे हैं। बस वो बैटल फील्ड पर नहीं है, लेकिन पीछे से कंप्लीट सपोर्ट कर रहा है। चाइना की जो एबिलिटी है रियल टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करने की, वो ये वॉर को बहुत प्रोलॉन्ग कर सकता है, और इसलिए हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। अब हम ये नहीं सोच सकते कि हमने 2-3 दिन तक के वॉर किया और पाकिस्तान हार जाएगा, 10 दिन में हम उसे पहले की तरह हरा देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब वॉर कई महीनों तक चल सकती है, इसलिए इंडिया की जो थिंकिंग होगी उसे बदलना पड़ेगा। जैसे कि आप यूक्रेन की भी बात कर लीजिए, यूक्रेन कैसे इतना सर्वाइव कर रहा है, इतना सा देश, क्योंकि उसे पूरे वेस्ट कंट्रीज़ की बैकिंग है, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड पे तो यूक्रेन ही लड़ रहा है, लेकिन पूरी बैकिंग, इंटेलिजेंस, मिलिट्री सपोर्ट किसका है? वेस्ट कंट्री का, इसलिए ये वॉर इतनी लंबी चल रही है। सेकेंड, a new normal is emerging wherein India finds greater latitude for conventional operations against Pakistan despite the nuclear overhang. China and Pakistan are in parallel constructing their own new normal of battlefield coordination. So जो न्यू नॉर्मल हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि इंडिया भाई अब अगर किसी भी तरह का अटैक होता है ना, टेररिस्ट अटैक, तो कन्वेंशनल ऑपरेशन करेगा, मिलिट्री स्ट्राइक करेगा। पहले इंडिया डिप्लोमेटिक तरीक़ों से ही पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता आया है, अब मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान पर स्ट्राइक बैक किया जाएगा। वहीं न्यू नॉर्मल हमें चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन में भी देखने को मिल रहा है कि इनका जो बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत तेज़ी से बेहतर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेशन सिंदूर में हैव इनएडवर्टेंटली सर्व्ड एज अ लाइव फायर डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर चाइना डिफेंस इंडस्ट्री, है ना। तो जो चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्योंकि डायरेक्टली तो वो इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनके जो इक्विपमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। जो भी डिफेंस इंडस्ट्री वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी, और रियल टाइम में
वो देख सकते थे कि उनके जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसा कि प्रोपोगंडा है या फिर जो क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया के रफाल को मार गिराया गया, तो कहीं ना कहीं उनकी ओवरऑल जो स्टॉक में वैल्यूज़ हैं, जो मार्केट में वैल्यू है उनके डिफेंस सिस्टम की, वो कहीं ना कहीं बड़ी है अगेंस्ट वेस्टर्न सिस्टम। इंडिया वेस्टर्न सिस्टम यूज़ कर रहा था, जैसे कि इंडिया के पास रफाल था जो कि फ्रांस से लिया गया था। This success offers China greater leverage in global arms market and incentivize continued gray zone taxes, probing India threshold without initiating open hostilities। तो ओवरऑल देखें तो चाइना का जो ग्लोबल आर्म मार्केट है उसमें लेवरेज कहीं ज़्यादा बड़ा है, उसके जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट है, उसकी डिमांड कहीं ज़्यादा बड़ी है, और उसकी जो ग्रे जोन टैक्टिक्स है वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई है, जहाँ पर उसे डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट उतरना भी नहीं पड़ा और वो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता रहा। फोर्थ क्या कंक्लूजन है, इंडिया नाउ फेसेस लाइव बॉर्डर विद बोथ चाइना एंड पाकिस्तान डिस्पाइट द अक्टूबर 2024 डिसएंगेजमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख। Forces remain heavily deployed along the northern frontier simultaneously. Ceasefire along the line of LOC and international boundary with Pakistan restored in 2021 has effectively collapsed। ठीक है, तो अब इंडिया के लिए एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज आ गया वो ये कि ईस्टर्न साइड में लद्दाख साइड हो गया आपका, ईस्टर्न लद्दाख साइड है ना, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट तो हो गया था लेकिन अभी भी हमारी फोर्सेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड है, क्योंकि चाइना का खतरा हमेशा बना हुआ है, और जब चाइना का खतरा बना रहेगा तो ज़्यादातर फोर्सेस यहाँ रहेगी। इसके बाद पाकिस्तान ने भी सीज़ फायर, पाकिस्तान और इंडिया का सीज़ फायर कोलैप्स हो गया, तो यहाँ पर भी इंडिया की जो फोर्सेस है वो यहाँ पर रहेगी। जब डुअल फ्रंट डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस होगा, दोनों फ्रंट में अगर फोर्सेस डिप्लॉय होगी तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे, थिनली स्प्रेड हो जाएंगे, है ना। तो जो ट्रुप्स हैं, ISR एसेट्स हैं, लॉजिस्टिकल चेन्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी टोटल इक्विपमेंट्स होंगे ये पूरे दोनों फ्रंट पे आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, और वो बेसिकली उसका जो नंबर होगा वो कम हो जाएगा। अब आप ना ही आप पाकिस्तान साइड से सेफ हो पाएंगे, ना ही आप चाइनीज़ साइड से, क्योंकि आपने आधी चीज़ें इस साइड लगा रखी है, आधी चीज़ें दूसरे साइड लगा रखी है। सो आप एक साथ मिल करके वॉर नहीं कर पाएंगे, अगर एक तरफ से वॉर होती किसी भी साइड से हो सकती है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसलिए इंडिया को सिर्फ डिटरेंस ही नहीं, प्रिपेयर होना पड़ेगा, एक्टिवली प्रिपेयर होना है। अपने को सिर्फ अपने आप को बचाना ही नहीं है, अपने को असॉल्ट के लिए तैयार रहना है, ओपनली असॉल्ट के लिए तैयार रहना है। इन द लाइट ऑफ दिस अल्टर्ड रियलिटी इंडिया मस्ट रीअसेस इट्स डिप्लोमेटिक कैलिब्रेशन विद सर्विस चाइना। बीजिंग स्ट्रेटेजिक एनेबलिंग ऑफ पाकिस्तान इन बैटलफील्ड कंडीशन मस्ट कैरी कॉस्ट। इफ द टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट इन इंडिया पाकिस्तान पॉलिसी, देन स्ट्रेटेजिक कॉलिजन बाय चाइना with Pakistan cannot be decoupled from its bilateral engagement with इंडिया। तो जो न्यू रियलिटी है वो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसको भी अफेक्ट करेगी। अगर इस तरीके से चाइना कोल्यूड करता है पाकिस्तान के साथ, अब जब हम पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं रख रहे हैं तो फिर हमें चाइना के साथ भी अपने संबंधों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, सबसे पहले तो उसे कम करना है। फॉर एग्जांपल हमारी जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल API है 70% चाइना से आता है। जल्द से जल्द हमें इसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढने की ज़रूरत है। बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स चाइना से आते हैं। सो ओवर डिपेंडेंसी इन ट्रेड, ये अगर हम कम करते हैं और डीव कपल करते हैं अपने रिलेशन चाइना के साथ, तो कहीं ना कहीं मतलब हमें पनिश तो करना ही पड़ेगा, तभी जो है हम ये जो कपलिंग हो रही है इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर इंडिया से नुकसान होगा तभी चाइना जो है पाकिस्तान का जो साथ दे रहा है, हो सकता है कि उसमें जो कपलिंग हो, जो जितना दोस्ताना है वो थोड़ा कम हो जाए। इंडिया में नीड टू सिग्नल कॉन्सिक्वेंसेज बोथ थ्रू डिप्लोमेटिक मैसेजिंग एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी शिफ्ट, है ना। तो इंडिया को कहीं ना कहीं परिणाम देना होगा भाई, परिणाम दिखाना होगा कि भाई अगर आप जो है पाकिस्तान के साथ इतनी दोस्ती रखेंगे तो आपको इंडिया से तो ट्रेड नहीं मिलेगा। हालांकि इंडिया ने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे ये डीकपलिंग इंडिया को कंटिन्यू रखनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे जैसे चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो चाइना के जो एसेट हैं उसे काउंटर करने के लिए इंडिया को अपने जो एसेट्स हैं, है ना, उसे रेइनफोर्स करने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो डिक्लाइन हो गई है। पहले 17% थी सेंट्रल एक्सपेंडिचर में 2014-15 में, अब 13% हो गई है 2025-26 में। सो इंडिया की जो कॉम्प्लेक्स बैटल फील्ड डिमांड है उसको मीट करने के लिए इंडिया को अपना जो एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, India must maintain a degree of unpredictability in its response to provocation from Pakistan, avoiding knee-jerk kinetic actions. If India predictably opts for punitive military strike, it could fall in trap that would exploited by Pakistan and China acting coalescively।
तो सबसे पहले तो इंडिया को अपना अनप्रिडिक्टेबल होना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं कि कुछ भी होता है वहाँ से, पाकिस्तान से तो इंडिया नीजक रिएक्शन करे या फिर मिलिट्री अटैक ही करे, ऐसे में इंडिया को नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा भी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिटेलिएटरी एक्शंस भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसमें एक एग्जांपल दिया है जैसे कि एब्रोगेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी कुड बी वन सच option. Battlefield collision is no longer a theoretical concern, it is a lived experience. Operation Sindoor should not serve as a lesson in the tactical innovation but also a wake up call for rethinking India defense posture, force modernization and strategic signaling. So जो battlefield collision है वो इंडिया का लाइव एक्सपीरियंस इंडिया ने देख चुका है कि दो कंट्री कैसे कोल्यूड कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छी बात है, नया इनोवेशन रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया को उसके साथ साथ ये भी सोचना होगा कि जो स्ट्रैटेजिक चेंजेस आ रहे हैं थिंकिंग में चाइना की, उसके हिसाब से हमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, हमारा क्या पोस्चर होना चाहिए, हमारे फोर्स मॉडर्नाइजेशन कैसे होना चाहिए, क्या हम दोनों के लिए एक साथ तैयार हैं, ये सारे एस्पेक्ट इंडिया को सोचने की ज़रूरत है। और बेहतर तरीके से अगले बार अगर कोलिजन होता है तो भी उसे में कैसे इंडिया बेहतर रिस्पॉन्स कर सकता है, ये सारे एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल क्लियर है आप सभी को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द खेलो भारत नीति एज अ बेकन फॉर इंडियन फुटबॉल। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एसए के पर्सपेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी आपको खेलो भारत नीति 2025 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। हमने जो क्वेश्चन तैयार किया है वो GS3 के पर्सपेक्टिव से किया है। क्या क्वेश्चन है? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एज अ एंटरटेनमेंट टू स्पोर्ट्स एज अ इकोनॉमी। डिस्कस पोटेंशियल ऑफ स्पोर्ट्स स्पेशली फुटबॉल एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स को कनेक्ट किया है इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट से। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें आप इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू भी इंटरनेशनल रिलेशन से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये भी आ सकता है आपको कि जो 2025 की पॉलिसी है कैसे वो मार्क शिफ्ट कर रही है फ्रॉम स्पोर्ट्स एज अ एंटरटेनमेंट, और माइंडसेट चेंज कर रही है फ्रॉम स्पोर्ट एज अ एंटरटेनमेंट टू स्पोर्ट्स एज अ इकोनॉमिक ड्राइवर। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको वहाँ पर पॉलिसीज़ के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो बताने होंगे जो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Sports as a whole has gained immense priority under the leadership of our visionary Prime Minister Modi ji, and it is with great hope that we look forward to the next 10 years when India under this vision could become one of the world leader in the sporting arena। ठीक है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर भी। उसके जो एग्जांपल्स हैं है ना वो आप दे सकते हैं, जैसे कि इंडिया जो है 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा चुका है और कई छोटे मोटे इवेंट्स भी हम लगातार होस्ट कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप भी इंडिया के द्वारा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था। सो फुटबॉल में भी इंडिया का एक अलग सा इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो अगले 10 सालों में हो सकता है कि इंडिया स्पोर्ट्स एरेना में वर्ल्ड लीडर बन के आ जाए। हालांकि ओलंपिक्स में अभी तक के हमें देखा है कि उतने ज़्यादा हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कई बार आपको प्रोसेस में चेंज तो होता है पर रिजल्ट इमीडिएटली दिखाई नहीं देते। सो इन द लॉन्ग टर्म होपफुली हमें बेहतर रिजल्ट्स दिखाई दें। नाउ बात करते हैं खेलो भारत नीति 2025 इस नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो कि रिसेंटली 1 जुलाई को पास की गई है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। मार्क्स अ पॉलिसी माइलस्टोन इन ट्रांसफॉर्मिंग द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन बिल्डिंग अ विकसित भारत। ठीक है, तो ये इस तरह के स्टेटमेंट आपको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। बेहतर स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए। नाउ पॉलिसी के जो एस्पेक्ट हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल है वो फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन ने लिखा है, तो फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ आर्टिकल है, पर हम बाकी स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। किसी भी नॉर्मली स्पोर्ट्स के लिए पूछेगा, पर्टिकुलर फुटबॉल के लिए आपको पूछने के चांसेस कम है। सो सबसे पहले 5 पिलर अप्रोच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 5 पिलर अप्रोच आपको हर केस में लिखना है अगर आपको स्पोर्ट्स नीति पूछी जाती है तो, या फिर इसमें जो चेंजिंग इन माइंड सेट है ये भी पूछा जाता है, तो आपको 5 पिलर अप्रोच तो लिखनी है। सबसे पहले पहला जो अप्रोच है वो क्या है? स्पोर्ट्स एक्सीलेंस ना। तो
पहला जो आपका पिलर है वो क्या है, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। इसमें क्या होगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल टीम स्टैंडिंग इन द ग्लोबल अरेना एंड द वर्क नीडेड ऑन दैट फ्रंट। तो हमारा टारगेट रहेगा कि भाई ग्लोबल लेवल पर जितनी भी टीम है उसमें इंडिया की अच्छी खासी रैंक होना चाहिए। अभी इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप तक पहुंच ही नहीं पाता है, 32 टीमों तक क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, हम लोग टॉप 32 टीम में ही नहीं है ना। अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से टीम आती है, इंडिया एशिया में भी अभी बेस्ट नहीं हो पाया है। सो अगर हम देखें तो अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उस फ्रंट में ऊपर आने के लिए। इससे होता क्या है यार, ओवरऑल आप देखें, अगर क्रिकेट की बात करें इंडिया टॉप पर है, आज सब कुछ कौन चला रहा है, बीसीसीआई। तो क्रिकेट में सबसे पावरफुल नेशन कौन है, इंडिया है। तो आप सॉफ्ट पावर की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लोबली इंडिया की जो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस है उस पर काम करने का जो है मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, है ना। फुटबॉल की ही बात कर लेता हूँ। फुटबॉल यार एक टीम स्पोर्ट्स है ना, उसमें 11 लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। इवन 11 भी क्यों, और कई सारे प्लेयर्स होते हैं जो पीछे, सब लोग खेलने वाले तो 11 होते हैं लेकिन बहुत सारे प्लेयर मिल करके काम करते हैं, फिर 11 की टीम बनती है। तो ये जो 16 प्लेयर हैं, 18 प्लेयर हैं, इनमें खूब बेहतरीन बॉन्डिंग हो जाती है और कहीं ना कहीं ये सोशल डेवलपमेंट करने में बहुत हेल्प कर सकता है। आप स्पोर्ट्स में देखेंगे ना जात पात ना रिलीजन, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। कल सोशल हार्मनी के लिए भी स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो कि जहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, जैसे कि कश्मीर की बात कर ली जाए, वहाँ से अगर लोग आईपीएल में आते हैं तो कितना सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ की टीम फुटबॉल खेलती है कितना सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ के यूथ जो रेडिकलाइज हो रहे हैं उसे उन्हें डी रेडिकलाइज करके स्पोर्ट्स में लाया जाए, उनके टैलेंट को बेहतर बनाया जाए। नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का रोल देख सकते हैं आप, कैसे फुटबॉल जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ के बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाया जा रहा है। कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क में रह करके उन पर फोकस किया जा रहा है। मतलब उनकी जो एनर्जी है जो कि रेडिकलाइजेशन के थ्रू गलत काम करने के लिए यूज़ करी जा रही थी, उसे डी रेडिकलाइज करके स्पोर्ट्स में एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल डेवलपमेंट के लिए। थर्ड क्या है, स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ फुटबॉल कैन कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्री एंड ग्रोथ थ्रू इवेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब्स। आईपीएल देख लो यार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कितना बड़ा इवेंट है ये, कितना इकॉनमी इस पर्टिकुलर इवेंट से कितना डेवलप हो रहा है, कितना चल रहा है, कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है और न जाने क्या क्या। सो आईपीएल बेस्ट एग्जाम्पल है। बाकी स्पोर्ट्स में भी इसी तरीके से चीज़ें करने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स एज अ पीपल मूवमेंट, ठीक है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स, ये रहना चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन रहे, है ना। पहले का जो माइंडसेट है उससे बदलने की ज़रूरत है। खेलो कूदो बनो खराब, पढ़ो लिखो बनो नवाब, इस तरह के माइंडसेट जब चेंज होगा तो और बेहतर हो जाएगा। फिफ्थ क्या है, स्पोर्ट्स इन एजुकेशन, स्पेशली फुटबॉल इन स्कूल्स, है ना। तो स्पोर्ट्स एजुकेशन में होना चाहिए। बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो स्पोर्ट्स से होता है, सिर्फ पढ़कर ही नहीं, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ती है और इसलिए स्पोर्ट्स फुटबॉल में होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल टीम, देयर इज वन एरिया इन द पॉलिसी विच वी वर्कड ऑन एक्टिवली एक्सेस टू द टैलेंट इन इंडिया डायस्पोरा एंड आई हैप्पी दैट द पॉलिसी हैज़ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ओसीआई टैलेंट है, जो इंडिया डायस्पोरा है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये टैलेंट अगर हमारे यहाँ के, है ना, क्या करें, खेले, हमारी नेशनल टीम में जुड़ जाए तो हम लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया कर रहा है, बहुत सारी कंट्री इस तरह की चीज़ें करती है। फॉर सम ईयर्स there has been a vociferous demand for inclusion of player with OCI cards in the national team. We have seen such countries as Bangladesh, Hong Kong, Malaysia, Middle Eastern nations, Singapore, Sri Lanka, Vietnam and those in Europe to have naturalized player with dual citizen to strengthen their team, ठीक है। बहुत सारी कंट्री को आपने देखा होगा। इवन जो मेसी है वो बार्सिलोना क्लब में खेलते हैं। बार्सिलोना क्लब है, जैसे आईपीएल के क्लब होते हैं वैसे ही बार्सिलोना क्लब है, लेकिन ये इनकी जो टीम है नेशनल टीम वो अर्जेंटीना है। इनको कई बार स्पेन ने कहा है कि आप हमारे टीम से खेलिए, सिटीजनशिप ले लीजिए, लेकिन आप हमारे यहाँ से खेलिए। हालांकि ये अर्जेंटीना से ही खेलते हैं, इनकी लॉयल्टी अभी अर्जेंटीना की तरफ है, पर ये बार्सिलोना, चूँकि ये बार्सिलोना क्लब में है इसलिए इनको कई बार जो है कोशिश की जाती है कि आप हमारे यहाँ से खेल लीजिए, स्पेन से खेल लीजिए। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही ये चीज़ के बारे में सोच रहा है, बाकी कंट्रीज़ भी अच्छे प्लेयर्स को अपनी टीम में लाना चाहती है। और इंडिया का ही डायस्पोरा पर हम फोकस करने की बात कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ के ही लोग बाहर रह रहे हैं या बाहर सिटीजनशिप ले लिए हैं, वो लोग अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इंडिया में आएँ और यहाँ पर नेशनल टीम का हिस्सा बने। Some clarification in this context might be helpful. As in the FIFA statute, a player must hold a passport of a nation he or she wishes to represent and must produce it on match day. अगर इंडिया की टीम है तो सारे प्लेयर को क्या करना होता है, अपना पासपोर्ट दिखाना होता है मैच डे के दिन। अब ओसीआई
कार्ड की अगर हम बात करें तो OCI कार्ड में सोशो इकोनॉमिक राइट्स तो रहते हैं इंडिविजुअल को, लेकिन इंडियन पासपोर्ट के इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। इंडियन पासपोर्ट सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप होती है, और OCI कार्ड के अंदर डुअल सिटीजनशिप मतलब प्रोवाइड नहीं है ना। कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं लेकिन सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर एक जगह सिटीजनशिप है तो अब इंडिया की सिटीजनशिप ऑलरेडी आपकी टर्मिनेट हो जाती है। इट इज़ फॉर इंडिया टू स्ट्रेटेजाइज हाउ इट कुड कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस टैलेंट्स विद इन द डायस्पोरा, इंटीग्रेट दिस प्लेयर इनटू द नेशनल टीम अकॉर्डिंगली टू द फीफा एक्ट। तो ये इंडिया के ऊपर है कि कैसे वो डायस्पोरा को, उनके टैलेंट को कैपिटलाइज करे और इस टैलेंट को इंडिया में लेकर आए। ये इंडिया को कुछ ना कुछ मतलब इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा, और ये पॉलिसी में भी यही बात की गई है। ग्रास रूट लेवल पर अगर हम बात करें तो AIFF हैज़ प्लान इन प्लेस टू एंश्योर द प्रोग्रेस ऑफ टैलेंटेड इंडिविजुअल फ्रॉम एज राइट अप टू द सीनियर लेवल एट द लोवेस्ट एज कैटेगरी 8 to 10 ईयर में। सबसे पहले फुटबॉल या बाकी स्पोर्ट्स को एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है। ये फुटबॉल वाले कर रहे हैं, आपको बाकी स्पोर्ट्स का आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, वे फॉरवर्ड में भी हो सकता है, केस स्टडी में भी यूज़ कर सकते हैं कि फुटबॉल में कर रहे हैं कि 8 से 10 साल के अगर बच्चे हैं तो उनको फुटबॉल एक्सेस हो, उनको प्लेग्राउंड मिले, ये सब सारी चीज़ें हो। उसके बाद अगर वो 12-13 साल की उम्र के हो गए हैं तो दे आर इंट्रोड्यूस टू कॉम्पिटिशन, उन्हें कॉम्पिटिशन के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए। एज फर्दर मूव ऑन अप टू अंडर 17 एंड 18 लेवल दे गेट हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, है ना, अंडर 17-18 में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग होना चाहिए। and then on to under 18 and 20 levels where the transition from youth to professional level, such process would not be possible without the help of the facilities of school। ठीक है, तो ये जो है प्रोग्राम है कि 8 साल से लेके 20 साल तक के बच्चों को किस तरीके से हम स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे। जैसी 16-17 तक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद फिर उन्हें प्रोफेशनल लेवल पर लेकर आ जाए। 20 साल के बच्चे प्रोफेशनल फुटबॉल या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आ जाते हैं, और उसके लिए ये प्रोग्राम के लिए आपको स्पोर्ट्स को स्कूल में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो स्कूल की फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है, वरना एक्सेस हो ही नहीं पाएगा। 8 से 10 साल बच्चे एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो हम लोग टैलेंट कैसे टैप कर पाएंगे। सो स्कूल का रोल बहुत ज़रूरी है। द फीफा फुटबॉल for schools program, we have successfully made that the link logistically feasible, bringing the beautiful game to over 1.53 lakh schools. Over 9.26 footballs are being distributed. This is how football is being made accessible at under 8 level। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी कैसे चला रहे हैं, कैसे बनाई जा रही है, फीफा फेडरेशन के थ्रू फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और अलग अलग स्कूल्स को फुटबॉल प्रोवाइड की जा रही है, अलग अलग स्कूल के साथ बातचीत की जा रही है। सो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर दोनों क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, तो इंडिया जो है इंडियन स्पोर्ट्स को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और इंक्लूसिव बना सकता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको कम्प्लीटली क्लियर हो गया है।